हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, जो कि प्राचीन इतिहास का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे कि कौन से स्थल कहाँ पर स्थित हैं। तो मांडा जम्मू कश्मीर में स्थित है। यह सबसे उत्तरी बिंदु है, चिनाब नदी के किनारे। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल यहाँ पर स्थित है उत्तर प्रदेश में, आलमगीरपुर, जो कि हिंडन नदी के किनारे है। सबसे दक्षिणी बिंदु है दैमाबाद, प्रवरा नदी के किनारे, महाराष्ट्र में पड़ता है। सबसे पश्चिमी है सोतका गैंडोर, जो कि सबसे पश्चिमी है और यह पाकिस्तान में पड़ता है। सिंधु घाटी सभ्यता के दो महत्वपूर्ण स्थल हैं, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। ये दोनों ही पाकिस्तान में है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों ही पाकिस्तान में है। हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब में स्थित है और मोहनजोदड़ो पंजाब के सिंध प्रांत में स्थित है। यहाँ पर आप देख सकते हो सोर्तुगई और मुंडीगाक, ये दोनों अफगानिस्तान के दो महत्वपूर्ण स्थल हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के। इंडस वैली सिविलाइजेशन का महत्वपूर्ण स्थल भारत में कौन कौन से, तो राखीगढ़ी, बनावली और यहाँ पर आता है लोथल और धौलावीरा। ये बहुत ही मस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखते हुए चलना है। राखीगढ़ी और बनावली हरियाणा में स्थित है और लोथल और धौलावीरा गुजरात में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इतिहास के पिता कौन है, तो इतिहास का पिता हम हेरोडोट्स को कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का काल 2500 से 1750 ईसा पूर्व तक का माना जाता है। लिखित वर्णन जिसका नहीं मिलता उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं, जैसे कि पाषाण काल। देखो, प्राचीन इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है, प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। प्रागैतिहासिक जिसमें लिखित वर्णन नहीं मिला वह है पाषाण काल, और आद्य ऐतिहासिक जिसमें लिखित वर्णन दिया गया है लेकिन अभी तक उसे पढ़ा नहीं जा सका है, वह आता है सिंधु घाटी सभ्यता का काल, क्योंकि इसकी लिपि चित्रात्मक थी और यह किसी भी इतिहासकार द्वारा अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। ऐतिहासिक काल जिसमें लिखित वर्णन मिलता है और उसे पढ़ा भी जा सका है, उसमें आता है ऋग्वैदिक काल से लेकर अब तक का आधुनिक भारत का इतिहास तक का काल आता है। आगे पढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता जिसे हड़प्पा की सभ्यता भी कहा जाता है, जॉन मार्शल की अध्यक्षता में सर्वप्रथम दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा की खोज की थी। 1921 में सर्वप्रथम इसका सबसे पहला स्थल खोजा गया, वह था हड़प्पा, और किसकी अध्यक्षता में, जॉन मार्शल की अध्यक्षता में दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी। इसका दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्थल है मोहनजोदड़ो, जो कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। इसकी खोज राखाल दास बनर्जी ने 1922 में की थी। सिंधु घाटी सभ्यता की समकालीन सभ्यताएं हैं मेसोपोटामिया की सभ्यता और मिस्र की सभ्यता। अब हम आगे पढ़ेंगे कि हड़प्पा सभ्यता या फिर सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी। तो हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, लेकिन इसके बाद की आई हुई जो वैदिक सभ्यता थी वह कैसी थी, ग्रामीण सभ्यता थी। तो हड़प्पा सभ्यता नगरीय सभ्यता थी और इसे प्रथम नगरीय क्रांति के रूप में जाना जाता है। यह एक कांस्य युगीन सभ्यता थी जिसमें तांबे का सर्वाधिक प्रयोग किया गया। हड़प्पाई लिपि चित्रात्मक थी, जिसे पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट भी कहते हैं, और हड़प्पाई लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था। लोहे का ज्ञान नहीं था क्योंकि लोहे की खोज उस समय नहीं हुई थी। हड़प्पा में जो मोहरें प्रयोग में लाई गई वह किससे निर्मित थी, तो वह सेलखड़ी से निर्मित होती थी। हड़प्पाई लोग जो रहते थे वह कहाँ रहते थे, सिंधु घाटी नदी के किनारे रहते थे। तो भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर भाग में सिंधु घाटी सभ्यता स्थित है। इसके दो प्रमुख स्थान अफगानिस्तान में स्थित हैं, सोर्तुगई और मुंडीगाक। सोर्तुगई और मुंडीगाक ये दो महत्वपूर्ण स्थल जो सिंधु घाटी सभ्यता के हैं, वर्तमान में अफगानिस्तान में स्थित हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की जो व्यवस्था थी वह मातृ सत्तात्मक थी, यानी कि परिवार में मातृ सत्ता स्थापित थी। परिवार को समाज की मुख्य इकाई माना जाता था और सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सर्वाहारी भोजन करते थे, यानी वह शाकाहारी भोजन भी करते थे और मांसाहारी भोजन भी करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सूती और ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्र पहनते थे। सूती वस्त्र और ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्रों का साक्ष्य यहाँ से मिला है। सूती वस्त्र और ऊनी वस्त्र से हमें ये भी पता चलता है कि जो लोग
सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को कढ़ाई और सिलाई का ज्ञान भी था, क्योंकि हड्डी से निर्मित सुई भी हमें साक्ष्य में मिलती है। और कढ़ाई और सिलाई का ज्ञान सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को था, इससे पता चलता है, क्योंकि जो खुदाई में जो मूर्ति मिली है पुजारी की, उसमें जो उसने साल पहनी हुई है उसमें क्या है कि डिज़ाइन बनी हुई है। इससे हम पता लगा सकते हैं कि उस समय उन लोगों को सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को कढ़ाई और सिलाई का ज्ञान भी था, क्योंकि हड्डी से निर्मित सुई भी हमें साक्ष्य में मिलती है। और कढ़ाई और सिलाई का ज्ञान सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को था, इससे पता चलता है, क्योंकि जो खुदाई में जो मूर्ति मिली है पुजारी की, उसमें जो उसने साल पहनी हुई है उसमें क्या है कि डिज़ाइन बनी हुई है। इससे हम पता लगा सकते हैं कि उस समय उन लोगों को कढ़ाई और सिलाई दोनों का ज्ञान था। सिंधु घाटी सभ्यता का जो प्रमुख खेल है वह शतरंज है, और प्रमुख रूप से व्यापार के साथ शिल्प, कृषि और ये पशुपालन किया करते थे। यानी कि इनका मुख्य व्यवसाय व्यापार था, ये व्यापार करते थे और कृषि, शिल्प और पशुपालन भी करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख फसल गेहूं और जौ है, और सर्वप्रथम कपास की खेती का साक्ष्य भी सिंधु घाटी सभ्यता से ही प्राप्त होता है। भारत में सर्वप्रथम कपास की खेती का साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त होता है, और प्रमुख उद्योग इनका वस्त्र उद्योग हुआ करता था। सिंधु घाटी सभ्यता में वस्तु विनिमय प्रणाली थी। वस्तु विनिमय प्रणाली वह प्रणाली होती है जिसमें व्यापार में किसी भी वस्तु के लेन देन के लिए वस्तु का ही लेन देन किया जाता है, यानी कि खरीद और बिक्री के लिए वस्तु के बदले वस्तु दी और ली जाती है। मुद्राओं में घोड़े, ऊंट और गाय के साक्ष्य नहीं मिले हैं। इसमें क्वेश्चन आता है कि किन पशुओं के साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता की मुद्रा में नहीं थे, तो घोड़े, ऊंट और गाय के साक्ष्य नहीं थे। हम पढ़ते हैं यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार। तो सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वी बिंदु आलमगीरपुर, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, हिंडन नदी के किनारे था। पश्चिमी बिंदु सुतका गैंडोर, बलूचिस्तान प्रांत, पाकिस्तान में स्थित है, जो कि दास्क नदी के किनारे था। उत्तरी बिंदु मांडा, जम्मू कश्मीर में स्थित है, चिनाब नदी के किनारे। और दक्षिणी बिंदु दायमाबाद, महाराष्ट्र, जो कि प्रवरा नदी के किनारे स्थित था। यहाँ हम पढ़ेंगे सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल, यानी नदी, उत्खननकर्ता और वर्तमान स्थिति उनकी क्या है। हड़प्पा, जो कि रावी नदी के किनारे स्थित है, इसकी खोज दयाराम साहनी ने 1921 में की थी। यह वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में पड़ता है। दूसरा महत्वपूर्ण स्थल है मोहनजोदड़ो, सिंधु नदी के किनारे स्थित है। राखाल दास बनर्जी ने इसकी खोज 1922 में की थी। यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पड़ता है। आगे हम पढ़ेंगे चनहूदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। इसकी खोज अर्नेस्ट मैके ने की थी। यह भी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पड़ता है। कालीबंगन या घग्गर नदी के किनारे स्थित है, जिसकी खोज अमलानंद घोष ने की थी, और यह वर्तमान में भारत के राजस्थान में पड़ता है। कोटदीजी सिंधु नदी के किनारे स्थित है, यह पाकिस्तान के सिंध में स्थित है। रंगपुर माडर नदी, जिसकी खोज रंगनाथ राव ने की थी, गुजरात में स्थित है। और रोपड़ सतलज नदी के किनारे स्थित है, जिसकी खोज यज्ञदत्त शर्मा ने की थी। यह वर्तमान में पंजाब में स्थित है, भारत में। लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है, यह गुजरात में स्थित है, और इसकी खोज रंगनाथ राव ने की थी। रंगनाथ राव ने इस प्रकार से दो की खोज की, दो स्थल, रंगपुर और लोथल। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है, यह सबसे पूर्वी बिंदु है। यह हिंडन नदी के किनारे स्थित है, जिसकी खोज यज्ञदत्त शर्मा ने की थी। बनावली हरियाणा में स्थित है, और यह रंगोई नदी के किनारे पड़ता है। धौलावीरा लूनी नदी के किनारे गुजरात के कच्छ जिले में पड़ता है, जिसकी खोज जेपी जोशी ने की थी। यहाँ हम पढ़ेंगे सिंधु सभ्यता की नगर नियोजन प्रणाली कैसी थी। तो नगरों के निर्माण में एक रूपता थी, ग्रिड पद्धति पर आधारित थी, और व्यवस्थित एवं नियोजित शहर यहाँ के हुआ करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के जो नगर थे वह दो भागों में बटे थे, पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला। पश्चिमी टीला ऊंचे एवं छोटे दुर्ग होते थे, जो कि प्रशासनिक भवन हुआ करते थे, जहाँ से पूरे नगर का प्रशासन चलता था। और पूर्वी टीला, जहाँ पर नगर अवस्थित थे मुख्य रूप से, और यहाँ पर श्रमिक, सामान्य नागरिक,
शिल्पकार एवं कारीगर निवास करते थे या पश्चिमी टीले से बड़ा होता था। यहाँ पर आप देख सकते हो जो कि ऊंचाई पर स्थित है, इसे हम कहेंगे पश्चिमी टीला, जो कि ऊंचाई पर स्थित है। और यह छोटा दुर्ग होता था, लेकिन यहाँ से प्रशासन का काम चलता था। और इसके नीचे का स्थित जो भाग है, यहाँ पर आता है आपका पूर्वी टीला, जो कि सामान्य नागरिक, श्रमिक और शिल्पकार और कारीगर के निवास का स्थान था। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर चनहूदड़ो है, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल है। तो चनहूदड़ो में किलेबंदी नहीं थी। लोथल सुरकोटदा में दुर्ग एवं सामान्य आवास क्षेत्र दोनों ही एक रक्षा दीवार से घिरे होते थे। देखो, जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसका पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला दोनों एक रक्षा प्राचीर से घिरे हुए थे। यानी ये पश्चिमी टीला है और ये पूर्वी टीला है। यह छोटा होता था लेकिन ऊंचा होता था, और जो पूर्वी टीला है यह बड़ा होता था लेकिन ऊंचाई में नहीं होता था। तो ये दोनों अलग अलग रक्षा प्राचीर से घिरे हुए थे, और कहीं कहीं किसी स्थल में ये दोनों ही एक अलग से एक पूरी रक्षा प्राचीर से भी घिरे हुए होते हैं। तो धौलावीरा 3 भागों में विभक्त था, दुर्ग, मध्यनगर और निचलानगर। बहुत बार क्वेश्चन आता है कि कौन सा स्थल था जो 3 भागों में विभाजित था। तो धौलावीरा 3 भागों में विभाजित था, दुर्ग, मध्यनगर और निचलानगर, और तीनों ही अलग अलग रक्षा दीवारों से घिरा था। प्रबंधन: छोटी सड़कें मुख्य सड़क से मिलती थीं, कच्ची सड़कें दोनों ओर ढकी हुई नालियाँ थीं। देखो, जो छोटी सड़कें थीं वह एक मुख्य सड़क से मिलती थीं, और कच्ची सड़कें होती थीं लेकिन उनके दोनों ओर जो नालियाँ थीं वह ढकी हुई होती थीं, और नालियाँ जो थीं पकी हुई ईंटों से बनी हुई होती थीं। नालियों में बीच बीच में चैम्बर यानी गड्ढा बना होता था कूड़ा एकत्र करने के लिए। नालियाँ पकी ईंटों की बनी थीं, और लकड़ी की बनी नाली का साक्ष्य एकमात्र स्थल कालीबंगा से मिला है। भवन निर्माण कैसा था? तो प्रत्येक मकान के बीच में एक आंगन, चारों तरफ कमरे, रसोई घर और स्नानागार और शौचालय होता था। छतें जो थीं वह लकड़ी की बनी हुई होती थीं, और सीढ़ियाँ ईंटों की होती थीं। यहाँ पर हम पढ़ेंगे, ये बहुत ही मस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं कि कौन सा साक्ष्य किस स्थान से मिला है। तो यहाँ पर वृहत स्नानागार, वृहत अन्नागार, वृहत स्नानागार, अन्नागार, दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति, नर्तकी की कांस्य मूर्ति और पशुपतिनाथ मोहर की मूर्ति। अभी हम यहाँ पर इमेज भी देखेंगे, बहुत ही जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पर साक्ष्य। तो ये कहाँ से मिले हैं? हमें मोहनजोदड़ो से मिले हैं। यहाँ पर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और ये लोथल, राखीगढ़ी, कालीबंगा, सुरकोटदा, ये बहुत ही मस्ट इम्पॉर्टेंट है। इससे आपको याद रखना है कि कौन कौन से साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि वृहत स्नानागार, अन्नागार, दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति, नर्तकी की कांस्य मूर्ति और पशुपतिनाथ मोहर, ये कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से। मात्र देवी की मूर्ति, ताम्र, तुला और दर्पण, ये दोनों हड़प्पा से मिले हैं। विशाल जलाशय एवं जल दोहन प्रणाली, जल दोहन प्रणाली, ये कहाँ से मिली है? धौलावीरा, धौलावीरा से। बांध और तटबंध, बांध और तटबंध का साक्ष्य भी हमें धौलावीरा से मिलता है। धौलावीरा अभी तक का खोजा गया सबसे नया शहर है सिंधु घाटी सभ्यता का। इसके बाद आते हैं लोथल। लोथल से हमें मिला है साक्ष्य समुद्री व्यापार का। समुद्री व्यापार का यह महत्वपूर्ण स्थल है जो कि गुजरात में स्थित है। गोदीवाड़ा जहाज बनाने का स्थान होता था, यह भी लोथल में स्थित है। और अग्नि वेदिका यानी अग्निकुंड जो हैं यज्ञ वाले, वह भी हमें लोथल में देखने को मिलते हैं। राखीगढ़ी हरियाणा में स्थित है। यह सर्वाधिक बड़ा स्थल है, भारत में स्थित है, और यह इसमें हमें टेराकोटा की ईंटों यानी पकी ईंटों का साक्ष्य मिलता है। रोपड़ जो कि सतलज नदी के किनारे भारत में पंजाब में स्थित है, यहाँ से मानव शव के साथ दफन कुत्ते का साक्ष्य मिलता है। कालीबंगा में जुते हुए खेत का साक्ष्य मिलता है, और अग्नि वेदिका का साक्ष्य मिलता है। यानी जुते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? कालीबंगा से। अग्नि वेदिका का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? कालीबंगा से। घोड़े की हड्डी का साक्ष्य मिलता है सुरकोटदा से। घोड़े की हड्डी का साक्ष्य सुरकोटदा से मिलता है। और ये भी बहुत मस्ट इम्पॉर्टेंट है, बनावली भी। बनावली में पकी हुई मिट्टी से बना एक हल का खिलौना मिला, यानी हल जो कि खिलौना है, खिलौने के रूप में बना हुआ हल पकी हुई मिट्टी से निर्मित मिला है। चनहूदड़ो जो कि सिंध प्रांत में स्थित है,
यह कहाँ से, देखो, मनके बनाने का कारखाना और मेकअप के साक्ष्य यानी लिपस्टिक के साक्ष्य मिले हैं चनहुदड़ों से। मनके बनाने का कारखाना भी हमें मिला है चनहुदड़ों से। सुतका गैंडोर में मिट्टी की चूड़ियाँ हमें मिलती हैं। मिट्टी की चूड़ियाँ हमें कहाँ से मिलती हैं? तो सुतका गैंडोर से मिलती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये आपको दिख रही होगी, ये है पशुपति नाथ की मूर्ति। और ये जो लिपि है यह है चित्रात्मक लिपि, जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। ये सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण साक्ष्य है, जो कि कहाँ से मिलता है? मोहनजोदड़ो से। यहाँ पर आप देख सकते हो ये पुजारी की मूर्ति, ये इन्होंने जो शॉल पहनी हुई है, इसमें जो कढ़ाई दिख रही है, इससे हमें पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को कढ़ाई का भी ज्ञान था। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये मातृ देवी की मूर्ति, ये मातृ देवी की मूर्ति का साक्ष्य हड़प्पा से मिलता है। कांस्य की नर्तकी की मूर्ति का साक्ष्य हमें मोहनजोदड़ो से मिलता है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो वृहत स्नानागार, ये क्या है? वृहत स्नानागार, जिसका साक्ष्य मोहनजोदड़ो से मिला है। इसके आगे आते हैं, ये दो महत्वपूर्ण नोट्स हैं जो कि आपको याद रखते हुए चलना। और ये लास्ट है, सिंधु सभ्यता में वर्गाकार मुहरों का सर्वाधिक प्रयोग हुआ है। और इसकी जो लिपि है चित्रात्मक लिपि, इसमें लगभग 400 अक्षर हैं। यह दाएं से बाएं लिखी जाती थी और कहीं कहीं पर यह दाएं से बाएं लिखी गई है और पुनः वापस से बाएं से दाएं लिखी गई है। यानी सिंधु सभ्यता में जो लिपि है पिक्टोग्राफिक यानी चित्रात्मक लिपि, वह सबसे पहले कहाँ से? दाएं से बाएं लिखी गई है और वापस से यहाँ पे बाएं से दाएं, यानी यहाँ से लिखते हुए आए और यहाँ से वापस से ऐसे और फिर ऐसे। ठीक है, तो इसके बाद हम देखते हैं कि लेखन कला जो थी उसकी उच्चतम प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम सभ्यता सुमेरियन थी, जिसे मेसोपोटामिया सभ्यता भी कहते हैं। तो सुमेरियन लिपि सबसे पहले विकसित हुई थी, उच्चतम प्रणाली, जिसमें 900 अक्षर थे, जिसे कीलाक्षर लिपि भी कहा जाता है। तो सुमेरियन सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के ही समकालीन सभ्यता थी। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने स्टार्ट से लेकर एंड तक इस वीडियो को देखा है तो आपको पता चल ही गया होगा कि इससे बाहर इस टॉपिक से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में नहीं आने वाला है। तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।